हेलो नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट ने एक प्रपोजल जो है वो यूरोपियन यूनियन कमीशन के अंदर लाया है, जिसके अंदर उन्होंने कुछ ऐसा कहा है। इस वीडियो को देखो। Today, we are addressing our dependency on Russian oil, and let's be clear, it will not be easy, because some member states are strongly dependent on Russian oil, but we simply have to do it. So today, we will propose to ban all Russian oil from Europe. This will be a complete import ban on all Russian oil, seaborne and pipeline, crude and refined. तो यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट का कहना यह है कि हम लोग रशिया के ऑयल को कंप्लीट रूप से बैन करेंगे। हालांकि ये इजी नहीं होगा, पर हम लोगों को इसके ऊपर काम करना होगा, और हम लोग इसके ऊपर काम कुछ इस तरीके से करेंगे कि हम लोग ऑर्डरली फैशन में कंप्लीट रूप से रशियन ऑयल को यूरोपियन यूनियन से फेज आउट कर देंगे। और ये कुछ इस तरीके से होगा कि रशिया के ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़े और हमारी इकोनॉमी के ऊपर असर जो है वो मिनिमम पड़े। हालांकि ये जितने भी चीजें हैं ये जो है वो प्रपोजल के फॉर्म में, अभी ये एक्सेप्ट नहीं हुआ है। इसको एक्सेप्ट करने के लिए वेडनेसडे को 27 यूरोपियन यूनियन के देश जो है वो मिलेंगे, आपस में बातचीत करेंगे और उसके बाद वोटिंग करेंगे। अगर यहां पर ये चीज यूनानिमसली पास हो जाती है तो उसके बाद में यूरोपियन यूनियन जो है वो रशिया के ऑयल को बैन कर देगा। पर यह चीज यूनानिमसली होनी चाहिए, मतलब कोई भी देश यहां से पीछे नहीं हटना चाहिए। 27 के 27 देश जो है वो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी ये चीज हो पाएगी। हालांकि अभी ये प्रपोजल के फॉर्म में, उसके बावजूद भी इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के प्राइस जो है वो आसमान छूने लगे हैं इस प्रपोजल के आने के जस्ट बाद। हालांकि इस प्रपोजल के अंदर एक एक्सेप्शन दिया गया है। बाकी सारे देशों को क्या कहा गया कि हम लोग इस वर्ष क्या करेंगे, रशिया के ऑयल के ऊपर बैन लगाएंगे। पर हंगरी और स्लोवाकिया के लिए कहा गया है कि 2023 के अंत तक हम लोग ये बैन लगाएंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां पर क्या है कि हर एक देश जो है वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहिए, यूनानिमस वोटिंग चाहिए, यूनानिमस अप्रूवल चाहिए। तो हंगरी और स्लोवाकिया का भी सपोर्ट चाहिए। पर हंगरी जो है वो काफी ज्यादा डिपेंडेंट है रशियन ऑयल के ऊपर, और हंगरी ने तो पहले ही स्टेटमेंट दे दिया कि अगर आप रशिया के ऊपर एनर्जी सैंक्शन लगाओगे तो उसके अंदर यूरोपियन यूनियन को हंगरी सपोर्ट नहीं करेगा। हंगरी को साथ में लाने के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया। वहीं स्लोवाकिया की बात करें तो स्लोवाकिया भी हो सकता था कि इस प्रपोजल को एक्सेप्ट ना करे, क्योंकि रशिया के ऑयल के ऊपर पूरे यूरोपियन यूनियन में कोई सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है तो वो है स्लोवाकिया। लगभग 78.4% ये डिपेंडेंट है। ऐसी कंडीशन के अंदर स्लोवाकिया भी इस प्रपोजल को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए उसे क्या किया गया है, एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दिया गया है। वहीं यहां पर अलग अलग देश के ऊपर अलग अलग रूप से इंपैक्ट पड़ेंगे, उसको हम लोग समझेंगे। बट आप उसके पहले मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट PPT PDF आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा लाइव ली जाती है। आप यहाँ पर जुड़ना मेरे साथ बिल्कुल मत भूलना। अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो अभी ऑफर अवेलेबल है। 1 और 1.5 साल के सब्सक्रिप्शन पे 3 महीने का, 2 और 3 साल के सब्सक्रिप्शन पे 6 महीने का एक्सटेंशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। बस आपको कुछ नहीं करना है, कोड यूज करना है SRC10। इस कोड का यूज करने के बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। अब बात करते हैं कि यहां पर किस देश के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला। तो सीधी सी बात है, यूरोपियन यूनियन के अंदर अलग अलग देश रशिया के ऑयल के ऊपर अलग अलग रूप से डिपेंडेंट है। कुछ देश काफी ज्यादा डिपेंडेंट है तो कुछ देश मिनिमम डिपेंडेंट है। पर अगर मैं पूरे यूरोपियन यूनियन की बात करूं तो लगभग 25.68% तक ऑयल जो है वो रशिया से आता है। जब ये रशिया के ऑयल के ऊपर बैन लगेगा तो ऐसे केस में यूरोपियन यूनियन के देशों के पास में ज्यादा ऑप्शन बचेंगे नहीं। ऐसे केस में तेल की शॉर्टेज हो सकती है। तेल की शॉर्टेज होने की वजह से तेल के दाम बढ़ेंगे। तेल के दाम बढ़ेंगे तो उसकी वजह से डायरेक्टली इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर उल्टे असर देखने को मिलेंगे। अब जब इतनी डिपेंडेंसी को कम करना है तो एनर्जी राशनिंग करनी पड़ेगी। अब इनके पास में क्या क्या ऑप्शन रहेंगे ये राशनिंग करने में, उसको हम लोग समझेंगे थोड़ी देर बाद। बट इसके अलावा वो देश जो काफी ज्यादा रशियन ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है उनके अंदर रिसेशन भी आ सकता है इस स्टेप के बाद में। अब बात करते हैं कि ये लोग राशनिंग करेंगे तो किन एनर्जी के ऊपर जा सकते हैं ये लोग। तो जब मैं यूरोपियन यूनियन की बात करता हूं तो उसकी जो टोटल एनर्जी है उसका 31% तक ऑयल पे डिपेंडेंट है। अब ऑयल का 25% जो है वो रशिया से आ रहा है, तो इसको क्या करना है, दूसरे सोर्सेस से यहां पर पूरा करना है। दूसरे सोर्स के अंदर क्या कर सकते हैं, दूसरी एनर्जी का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर दूसरे देशों से एनर्जी ले सकते हैं, दूसरे देशों से ऑयल ले सकते हैं। अगर ये दूसरी एनर्जी के ऊपर जाते हैं तो क्या है, तो न्यूक्लियर एनर्जी की अगर मैं बात करूं, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर चल जाए तो न्यूक्लियर एनर्जी ये बहुत ज्यादा यूरोपियन यूनियन नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि ये डेंजरस एनर्जी है। नॉट जस्ट दिस, अगर ये लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना चाहेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी के वो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक बने नहीं है।
अभी ये लोग ट्रांजिशन फेज में, बहुत एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी से अचानक नहीं बनाई जा सकती। तीसरी चीज है कोयला, जिससे ये लोग एनर्जी बना सकते हैं, पर यूरोपियन यूनियन के अंदर बहुत कोयला अवेलेबल नहीं है। जैसे साउथ वेल्स एक बहुत बड़ी जगह थी जहां पर से कोयला आता था, ब्रिटेन के अंदर पर ब्रेक्जिट हो चुका है। वहीं यूक्रेन के अंदर डोनेटस्क और डोम्बास रीजन के अंदर से भी कोयला आता था, पर वो भी अब बंद हो जाएगा। अब अगर कोयला कहीं से आता है तो वो आता है केम्पिन कोल जैसी माइनिंग से, जिसके अंदर कोयला बहुत ज्यादा इनके पास अवेलेबल नहीं है, तो बाहर के देशों से ये इंपोर्ट कराएंगे, जो कि अपने आप में महंगा पड़ेगा। वहीं कोयला जो है वो एक ऐसी एनर्जी है जो कि काफी ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती है, इस कारण से ये लोग कोयले को अपनी टेबल पे नहीं रखना चाहते हैं। उसके अलावा ऑप्शन बचता है गैस, पर गैस के अंदर भी भारी डिपेंडेंसी यूरोपियन यूनियन की रशिया के ऊपर ही है। अगर यहां पर से ये लोग रशिया से ही गैस ज्यादा मंगाएंगे तो ऐसी कंडीशन में इस स्टेप का बहुत ज्यादा कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा रशिया के ऊपर, ठीक है। तो इस कारण से वो ऐसे एक्शन नहीं लेंगे, है ना। वहीं अगर हम लोग बात करें तो अगर इनके पास में दूसरा ऑप्शन है कि ये लोग दूसरे देश से तेल मंगाना शुरू कर दें, तो अभी तक 25% तक तेल रशिया से आता था। यहाँ पर 28 लिखा है, घबराओ मत, क्योंकि ये डाटा 2014 का, वो 2020 का डाटा था, तो 2014 के समय का डाटा है। पर इसके अलावा भी कई सारे देशों से तेल जो है वो यूरोपियन यूनियन मंगाता है। यूरोपियन यूनियन ये जरूर कर सकता है कि इन देशों के साथ में जो तेल मंगाता है वो बढ़ा दे, बट इसकी वजह से क्या होगा कि अंगोला के पास से, लीबिया के पास से, अल्जीरिया के पास से, अजरबैजान के पास से, तो इनके अंदर जो तेल की रिक्वायरमेंट है, जो तेल की जरूरत है, डिमांड है, वो बढ़ जाएगी, जिसके कारण से डायरेक्ट तेल के प्राइस बढ़ेंगे। अब यहां से इन्हीं देशों से दूसरे देश भी तेल मंगाते हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम और ज्यादा बढ़ेंगे। नॉट जस्ट दिस, अभी तक रशिया से तेल आता था, तो रशिया के साथ में जब तेल आता था यूरोपियन यूनियन के पास में, तो बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका था, यहां पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा। वहीं ये लोग एक और चीज ये कर सकते हैं कि एलएनजी गैस मंगा ले यूनाइटेड स्टेट्स से, पर यूनाइटेड स्टेट्स दूर है रशिया के मुकाबले। यूनाइटेड स्टेट्स से जो एलएनजी आएगी, तो एलएनजी का ट्रांसपोर्ट होता है वेसल के अंदर। क्रूड ऑयल जो है रशिया से वो वेसल से भी आती थी और कई बार पाइपलाइन से ही आ जाती थी। तो फिर क्या होता था कि रशिया के अंदर से जो तेल आता था उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम रहती थी, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो बहुत हाई पड़ेगी। इवन दूसरे देशों से तेल मंगाया जाता है तो भी यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो यूरोपियन यूनियन को बहुत ज्यादा पड़ेगी। वहीं अगर हम लोग बात करें तो इसका असर रशिया के ऊपर क्या होगा, तो रशिया के लिए भी यूरोपियन यूनियन बड़ा मार्केट है। यहाँ पर लगभग $310 मिलियन तक का तेल जो है वो रशिया का जाता है, जो कि बड़ी अर्थव्यवस्था रशिया की चलाता है। अगर ये तेल यहाँ से जाएगा तो रशिया की अर्थव्यवस्था के ऊपर भी उल्टे इंपैक्ट देखने को मिलेंगे। अब रशिया ऐसी कंडीशन में क्या करेगा, दूसरे मार्केट ढूंढेगा, जिसके अंदर वो इंडिया जैसे मार्केट ढूंढेगा, जहां पर उसको बहुत सस्ते दामों के अंदर तेल जो है वो देना पड़ेगा। इवन रशिया का भी इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप था यूरोपियन यूनियन के साथ में, इस कारण से तेल आसानी से जा पाता था। पर अब रशिया को वापस से जो नए मार्केट के ऊपर ये बनाएगा तेल, वहां पर क्या करेगा, ये नए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश करेगा। जब नए इंफ्रास्ट्रक्चर रशिया द्वारा क्रिएट किए जाएंगे तो चीजें जो है वो महंगी होंगी, वापस से स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा। नॉट जस्ट दिस, रशिया के अंदर तेल बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और वो तेल जो है वो इमीडिएटली बिकता है, इस कारण से स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं है। अगर यूरोपियन यूनियन का इतना ज्यादा तेल जो कि रशिया बेचता है वो अगर बंद होगा तो उसकी वजह से स्टोरेज प्रॉब्लम भी आना शुरू होगी। नॉट जस्ट दिस, एक और प्रॉब्लम रशिया के ऊपर ये भी आएगी कि रशिया जो है वो नए मार्केट कितने ही ढूंढ ले, जैसे भारत ढूंढ ले, चाइना ढूंढ ले, पर यहां पर इतनी कैपेसिटी नहीं है जितनी कि यूरोपियन यूनियन कैपेसिटी रखता है। यूरोपियन यूनियन जितना तेल खाता है उतना भारत और चाइना नहीं खाते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर यहां पर रशिया को उतना बड़ा मार्केट नहीं मिलेगा। हालांकि चाइना और भारत भी बहुत बड़े तेल के उपभोक्ता हैं, उसके अंदर नो डाउट है, पर यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के बराबर इतना तेल नहीं खाया जाता, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करें तो गैस की क्या मामला है, अभी तक हम लोग ऑयल की बात कर रहे हैं, पर गैस को यहां पर हटाया नहीं गया। इस प्रपोजल के अंदर गैस के फेज आउट की बात नहीं की गई है, केवल ऑयल के फेज आउट की बात की गई है, नोट कर लेना, क्योंकि जर्मनी जैसे देश और कई सारे देश काफी ज्यादा गैस के ऊपर डिपेंडेंट है और रशिया के गैस की डिपेंडेंसी इमीडिएटली नहीं हटाई जा सकती। जर्मनी जो है, जो कि इंडस्ट्रियल पावर हाउस कहलाता है यूरोपियन यूनियन का, वो सबसे बड़ा उपभोक्ता है रशियन गैस का। अगर रशियन गैस के इंपोर्ट को बंद किया जाता है तो ऐसी केस में जर्मनी के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेंगे, और जर्मनी की खुद की है यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट, तो ऐसे स्टेप जो है वो यूरोपियन यूनियन नहीं लेगा अभी। तो वही मैं बात करूं तो रशिया किस तरीके से अपनी ऑयल
और एनर्जी की जो सुप्रीमेसी है उसका प्रयोग जो है वो दूसरे देशों के खिलाफ कर रहा है जब उसके ऊपर सैंक्शन लग रहे हैं। तो जब रशिया के ऊपर यूरोपियन यूनियन के सैंक्शन लगे, यूनाइटेड स्टेट्स के सैंक्शन लगे, तो कई सारे यूरोपियन यूनियन के ही देश रशिया के ऊपर तेल और गैस के लिए डिपेंडेंट थे। तो रशिया ने क्लियरली ये कहा कि देखो भैया, अब आप हम लोगों को पेमेंट करोगे रूबल में। अगर आप रूबल में हम लोगों को पेमेंट नहीं करोगे तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी रहेगी। अगर आप यूरोपियन यूनियन के मेंबर हो और आप हमारे फ्रेंडली देश नहीं हो, तो आप अगर रूबल में पेमेंट नहीं कर रहे हो तो उसके बाद में हम लोग आपको तेल देना बंद कर देंगे। और इसी आधार पर बुल्गारिया और पोलैंड को गैस की सप्लाई जो है वो बंद कर दी गई थी गाज़प्रोम द्वारा। जब गैस की सप्लाई यहां पर बंद की गई तो उसका इमीडिएट इंपैक्ट जर्मनी और इटली के अंदर देखने को मिला। जो यूनिपर है और एनिस्पा है, इन्होंने क्या किया, गाज़प्रोम बैंक के अंदर इमीडिएट अकाउंट खुलवाए ताकि क्या हो सके, रूबल के अंदर पेमेंट हो सके और एनर्जी कंटिन्यूअसली आ सके। तो रशिया जो है वो काफी ज्यादा सुप्रीमेसी रोल में है यहाँ पर एनर्जी के केस में। इसी कारण से रशिया जो है वो इन चीजों से घबरा भी नहीं रहा। रशिया क्लियरली ये कह रहा है कि यूरोपियन यूनियन फिर भी इंपोर्ट करेगा, देख लेना। रशिया का कहना यह है कि ये डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं करेंगे तो थर्ड पार्टी से इंपोर्ट करेंगे, पर तेल इंपोर्ट जरूर करेंगे। वहीं यहां पर कुछ और सैंक्शन भी बताए गए इस प्रपोजल के अंदर, केवल तेल का ही सैंक्शन नहीं है। यहां पर एक सैंक्शन बोला गया है कि हम लोगों को स्विफ्ट में से बैन करना पड़ेगा सीबर बैंक और 2 ऐसी बड़ी बैंकों की नाम यहां पर ली गई है जो काफी ज्यादा असर डाल सकती है रशिया के ऊपर। इवन यहां पर रशिया के जो रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च है वहां के जो हेड हैं उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगाने की बात यहां पर की गई है इस प्रपोजल के अंदर। तो ये प्रपोजल कुछ इस तरीके से, हालांकि ये प्रपोजल अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है पर बहुत जल्दी हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। मैं आपको बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। हर हफ्ते मेरे द्वारा टारगेट दिए जाएंगे, आपकी कंप्लीट तैयारी जो है वो मेरे द्वारा कराई जाएगी। हर साल लैक्स एंड लैक्स ऑफ एस्पिरेंट फेल होते हैं क्योंकि उनके पास में प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता है, बट आप लोगों को मौका मिल रहा है। जाओ सब्सक्राइब करो, कोड यूज करो SRC10। यहाँ पर 1 और 1.5 साल के सब्सक्रिप्शन के ऊपर 3 महीने का, 2 और 3 साल के सब्सक्रिप्शन के ऊपर 6 महीने तक का एक्सटेंशन मिल रहा है। अब यहाँ पर अनअकैडमी का ही सब्सक्रिप्शन क्यों लें, क्यों, मतलब ऐसा क्या खास है इसके अंदर, तो समझना कि आज के समय पर अगर आप देखोगे तो कई सारे प्लेटफॉर्म आपके पास में अवेलेबल है। आपको अगर अपने लिए बेस्ट चूज करना है तो आपके पास में 3 चीजें हैं जो आप देख सकते हो। एक, कौन आपको बेस्ट फैसिलिटी दे रहा है, कौन आपको बेस्ट फैकल्टी दे रहा है, और कौन आपको बेस्ट रिजल्ट देता है, मतलब कौन बेस्ट इनपुट देता है और किसके बेस्ट आउटपुट आते हैं। अनअकैडमी के अंदर तीनों चीजें बेस्ट है। यहाँ पर आपको फैसिलिटी के रूप में लाइव क्लास देखने को मिलेगी जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलती। केवल अनअकैडमी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सारे ऑप्शनल पढ़ाए जाते हैं। अनअकैडमी अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सब्सक्रिप्शन के साथ में किताबें भी दी जाती है, टेस्ट सीरीज भी दी जाती है, मतलब एक कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिलता है। इसके बाद आपको 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। नॉट जस्ट इट, यहाँ पर आपको आपकी बेस्ट फैकल्टी मिलती है। आप खुद सोचो कि जो आप लोग कभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दूसरे प्लेटफॉर्म पे एजुकेटर को देखा करते थे या फिर ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे दूसरे प्लेटफॉर्म पे एजुकेटर को देखा करते थे, आज वो सारे एजुकेटर कहां पर है, अनअकैडमी पे। क्यों? क्योंकि अनअकैडमी बेस्ट है। इतना ही नहीं, अनअकैडमी के अंदर पिछले साल जो रिजल्ट है वो लगभग 1/4 रहे, मतलब जितने टोटल सिलेक्शन हुए उसमें से 1/4 सिलेक्शन अकेले अनअकैडमी से हुए, जहां पर टॉप 10 के अंदर 7 बच्चे अनअकैडमी से थे। हर चौथा बच्चा जो सिलेक्ट हुआ वो अनअकैडमी से था और ये रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट है। तो जाओ सब्सक्राइब करो, अपने लिए बेस्ट चुनो, कोड यूज करो SRC10 ताकि आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिले। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।